आज सीधे आनंद जी से मुखातिब होंगे। आप लोग सुपरिचित हैं, इसलिए इनका कोई परिचय वगैरह नहीं दिया जाएगा। आनंद जी, आप नाराज मत होइएगा, बुरा मत मानिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप दल्ला हैं। आप ये आप भाजपा के दलाल हैं। पीके के प्रिय लोगों को आपका चैनल दिख गया है और कुछ नहीं हुआ है। पीके के प्रिय लोगों को चैनल दिख गया है और वो लोग अब ट्रोल कर रहे हैं। सुनिए, आप भाजपा के दलाल हैं और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पीके ने 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है सम्राट चौधरी पर। हालांकि हम लोगों ने पिछली बार इस बात को कह दिया था कि भाई पीके ने 200 करोड़ का आरोप लगाया, सम्राट चौधरी ने 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया। फिर पीके ने कहा कि अगर मानहानि का मुकदमा वापस नहीं लेंगे, 7 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगेंगे, तो 500 करोड़ का एक और घोटाला इन्होंने किया है जिसका मैं खुलासा करूंगा। ये बात हमने बताई थी। अब पता नहीं कुछ लोगों को क्या सुनाई दिया, क्या नहीं सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि आनंद जी ने 500 करोड़ वाली बात नहीं की। मेरा भी नाम है, लेकिन मैं खुद को गाली क्यों दूंगा? मैं तो आपको गाली दूंगा। तो ये बताइए कि बिहार की टटका खबर क्या है, और पीके के लोगों ने जो संदेश आपको भिजवाया है उस पर कम कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वो सब इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, ट्रोलिंग वगैरह। और हमें किस तरह बात करते हैं, हम किसके नौकर हैं, चाकर हैं। भैया, एक ही बात कहनी है, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। रघुवर को पट लिखियो है, रघुवर को हमने मनसबदारी लिख दी है, तो इसलिए अब सरकार न भाजपा से मतलब है। हाँ, हम दोनों आदमी यह जरूर बताते हैं कि किसको वोट नहीं देना है, और उसमें केवल एक खानदान है, चारा चोर के खानदान में किसी को वोट नहीं देना है, नौवीं फेल को वोट नहीं देना है, उसको बिहार से हटाना है, बिहार को उससे मुक्त करना है। तो आनंद जी, उससे दूर दूर तक संबंध जिसका हो उसको भी वोट मत दीजिए। जरा सा भी, थोड़ा सा भी अंश इसका बचा हुआ रह गया तो बीमारी बची हुई रह जाएगी बिहार में। और इस पूरी बीमारी को अगर जड़ से मिटाना है तो इस परिवार का जो है और इस पार्टी का जो है वो पूरा शासन ही नहीं, इसके एक एक विधायक को समाप्त होना पड़ेगा। मतलब पूरे इस पार्टी को ही समाप्त होना पड़ेगा, गायब हो जानी चाहिए ये पार्टी। जैसे आज हम लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करते हैं, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाम की कोई पार्टी हुआ करती थी, ये बिहार के लोगों को भी बताना पड़ेगा। और फिर बताना पड़ेगा कि जेपी ने जो पार्टी स्थापित की थी उसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और इस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग विधायक भी हुआ करते थे। तब जाकर के लोगों को याद आएगा, क्योंकि 1990 का जो दौर था, 1990 के दौर में भी जो जेपी वाली जनता पार्टी थी उसके कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा था। 144 की लगभग सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 3 ही सीटों पर जीत पाए थे। तो 1990 का दौर आते आते ये जो जेपी की बनाई हुई पार्टियां थी उन सब का दौर जो था वो बिल्कुल समाप्त जैसे हो गया। 1990 का दौर आते आते आज कोई याद भी नहीं रखता कि उस पार्टी का नाम क्या था। बिल्कुल वैसे ही इस पार्टी का नाम भी बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। किसी को याद भी नहीं रहना चाहिए कि इस नाम की कोई पार्टी बिहार में हुआ करती थी। ये बदनुमा दाग है बिहार पे। इसको दाग अच्छे हैं वाला, सर्फ एक्सेल वाला, प्रचार वाला मत सोचिए। इस पे सर्फ एक्सेल डाल करके इस दाग को मिटाया जाना जरूरी है। उस दाग को मिटाया जाए उतना तो हम लोग कहते हैं, लेकिन फिलहाल बात पीके पर करेंगे। और आज पूरा मौका आपका है। आप जब रुकेंगे और मुझसे कुछ कहेंगे कि बोलो, तभी मैं बोलूंगा, वरना दर्शकों श्रोताओं आज पूरा आनंद ब्रो, नहीं सॉरी, एंडी ब्रो ही बोलेंगे। एंडी ब्रो। ठीक, तो चलिए पहले चलते हैं पीके पर। पीके के साथ देखिए क्या है कि हर राज्य के पास अपना अपना एक केजरीवाल होता है। कहीं छोटा केजरीवाल होता है, कहीं बड़ा केजरीवाल होता है। कहीं केजरीवाल जो है वो प्रसिद्धि पाने के तरीके जो होते हैं वो सीख लेता है। एक बस इंटरजेक्शन, सॉरी। हाँ, ये वाला सवाल पूछना था मुझे, याद दिला दिया आपने कि आप पीके को बड़ा केजरीवाल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? भाजपा से कितना पैसा मिला है आपको ये कहने के लिए? अच्छा,
तो देखिए, पीके को केजरीवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल वही रणनीति जो होती है, जो केजरीवाल की रणनीति थी, तो केजरीवाल की जो चुनावी रणनीति थी, वो ये थी कि बड़े-बड़े इल्ज़ाम, बिल्कुल अविश्वसनीय लगे जो सुनने में कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये गोएबल्स का तरीका होता था कि आप आरोप ऐसा लगाएँ, झूठ ऐसा बोलें, जो कि इतना बड़ा हो कि सुनने में ही अविश्वसनीय सा लगे और 2-4 बार जब आप उस झूठ को दोहराएँगे, तो लोग उस झूठ पर विश्वास भी करने लगेंगे। अविश्वसनीय झूठ होना चाहिए, बड़ा झूठ होना चाहिए। तो बड़ा झूठ जो है वो बोलने का काम केजरीवाल को करते हुए आप लोग देख चुके हैं कि ये 300 पन्ने का सबूत हमारे पास है जी, शीला दीक्षित के खिलाफ लहरा रहे हैं। कहाँ चला गया वो 300 पन्ने का सबूत? सरकार 10 साल तो रह गई उनकी, कुछ नहीं हुआ उस 300 पन्ने के सबूत का। खुद ही 10 बार जाकर के कोर्ट में माफ़ी माँगा है उनके सारे नेता, ये ज़रूर हुआ। कानून मंत्री जो थे वो निकल आए बलात्कारी, फिर कोई जो है वो सीडी बनाता हुआ दिखाई देने लगा, फिर इस तरह की घटनाएँ होती रहीं। तो ये सब जो था, इस चरित्र के लोगों का पार्टी में होना, ये जो सेकंड वाला लेवल होता है, ये सेकंड वाला लेवल भी आपको कॉमन दिख जाएगा दोनों में, कि सिर्फ़ बड़े आरोप नहीं लगाते, इनके साथ जो और आपको इनके आस-पास लोग नज़र आएँगे, वो एनजीओ वाले वो लोग हैं, जो बिल्कुल यही करते आ रहे हैं और आप लोग जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग तो चेहरा पहचान सकते हैं, कि बाढ़ राहत में ये आदमी काम कर रहा था और बाढ़ राहत में इसने खूब पैसा कमाया है। लोग चेहरा पहचान सकते हैं उन एनजीओ वालों का। तो वो नहीं मिलेगा, वो भी नहीं है स्थिति। इसके बाद जो तीसरा लक्षण होता है, वो होता है मीडिया मैनेजमेंट का लक्षण। तो मीडिया मैनेजमेंट का जो लक्षण है, ये आपको बहुत आसानी से नज़र आएगा इसमें। इसके पास करीब-करीब आपको उतने ही माइक दिखेंगे जितने आपको कभी तेजस्वी यादव के सामने, कभी भाजपा के बड़े नेताओं के सामने रखे हुए दिख जाते हैं। तो इतने सारे लोगों को बुला लेना और सब लोग आ भी जाएँ उनके बुलाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये होना, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ये मैनेज करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत भी केजरीवाल को आप देखेंगे कि केजरीवाल ने सरकार में आते ही तुरंत करनी शुरू की थी, तुरंत उसने कहना शुरू कर दिया था कि मजीठिया का फ़ायदा जो है वो पत्रकारों को मिलेगा, तो पत्रकार बिरादरी को लगे कि हमारा कोई आदमी वहाँ बैठा हुआ है, ये कोशिश उसने वहाँ शुरू कर दी थी, वही कोशिश यहाँ पर आपको पीके करते हुए दिख जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी। आंदोलनों से जुड़ाव की कोशिश, तो आंदोलनों में भी आप देखेंगे कि निर्भया कांड वाला जो आंदोलन था, उसमें घुस करके हाइजैक करके उसको केजरीवाल ले गए थे। तो वैसे ही छात्रों का आंदोलन जब यहाँ बिहार में शुरू हुआ था, तो उसमें घुस करके उसको हाइजैक करने की पूरी कोशिश प्रशांत किशोर ने की थी। हालाँकि कोशिश उतनी सफल नहीं हुई, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन जो है वो चला ही नहीं, ज़्यादातर माँगें छात्रों की चूँकि मान ली गईं, तो बीपीएससी वाले छात्र जो हैं वो आंदोलन ही जो है वो वापस लेकर के अभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। और दो दूसरी माँगें हैं वो चल रही हैं, लेकिन फिलहाल वो आंदोलन हुआ ही नहीं, तो पीके को जगह नहीं मिल पाई। अगर कोई वैसा आंदोलन होता है, तो निश्चित मान कर के आप चलिए कि पीके को जगह मिल जाएगी, पीके उसमें घुसने में कामयाब हो जाएँगे, 1-2 बार के प्रयास के बाद। तो ये सारा का सारा जो कॉमन फैक्टर होता है, ये सारा का सारा कॉमन फैक्टर आपको दिख जाएगा। यही कॉमन फैक्टर्स आपको उठा करके किसी और केजरीवाल में ले जाकर के देखने हैं, तो किसी और केजरीवाल में आप देख लीजिए। लद्दाख में आप सोनम वांगचुक को अगर देखेंगे, तो बिल्कुल यही सारा कैरेक्टर, बिल्कुल यही सारा जो क्रोनोलॉजी है, ये बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न आपको वहाँ भी मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ के सीखना है इसके बारे में, तो हम आपको किताब बता देते हैं। माफ़ कीजिएगा। अ, लेकिन किताब के साथ समस्या ये है कि वो किताब जिस संगठन के व्यक्ति ने लिखी थी, उस संगठन के लोग स्वयं भी उस किताब को नहीं पढ़ते। दत्तोपंत ठेंगाड़ी नाम था, आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक पतली-सी पुस्तिका लिख रखी है, मीडिया पर, मीडिया प्रचार तंत्र और समाचार पत्र, इस तरह का एक छोटा-सा बुकलेट जैसा मिलेगा। दत्तोपंत ठेंगाड़ी अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा और ढूँढ करके निकालिएगा तो पुस्तिका मिल जाएगी। प्रकाशित अब होती है या नहीं होती है, ये पता नहीं। लेकिन दत्तोपंत ठेंगाड़ी कौन थे, ये अगर जानना है तो विश्व का जो सबसे बड़ा लेबर ऑर्गनाइज़ेशन होता है, मज़दूरों का संगठन होता है, उसके वो मुखिया रहे थे काफ़ी समय तक। तो उनकी मीडिया के बारे में समझ भा- कितनी थी, ये कन्फ्यूज़ होने की भारतीय ज़रूरत मजदूर संघ उसका नाम था। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, और कहा जाता है कि इस देश में फांसीवाद फैलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो हरेक जीवन के हरेक पहलू पर, जैसे विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों का संगठन राष्ट्रीय मजदूर संघ, वैसे ही
महिलाओं का राष्ट्र सेविका समिति। तो ये जो फांसीवाद की जड़ें फैली हैं उसमें एक योगदान इसका भी था। जी। तो नहीं पढ़ी जाती या फिर ये किताबें आजकल नज़र नहीं आती, लेकिन आसानी से अगर पढ़ना चाहें तो 30-35 पन्ने का बुकलेट है, उससे पढ़ करके आप सीख सकते हैं। तो जो मीडिया मैनेजमेंट के तरीके आपको वहाँ मिलेंगे, वही मीडिया मैनेजमेंट के तरीके आपको दूसरी जगहों पर केजरीवाल हर बार इस्तेमाल करता हुआ दिखेगा। चाहे वो दिल्ली वाला केजरीवाल हो, चाहे वो बिहार वाला केजरीवाल हो, चाहे वो लद्दाख वाला केजरीवाल हो, चाहे वो पंजाब वाला केजरीवाल हो। कोई सा भी केजरीवाल हो, वो केजरीवाल आपको यही सारी नुस्खे आज़माता हुआ दिखेगा। क्योंकि इन नुस्खों से सफलता पा जाना या थोड़ा-सा पॉपुलर हो जाना, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर नज़र आते रहना जो होता है, वो आसान हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको करता हुआ नज़र आ जाएगा, इसलिए हम तुलना जब कर रहे होते हैं, तो उसको मान के चलते हैं कि ये बिहार का केजरीवाल है। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि अभी भी पीके 5 या 6 सीट पर तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। 5 या 6 सीटें ऐसी हैं, जिस पर वो कड़ा मुकाबला दे रहे होंगे, जो भी वहाँ पर पहले से जो नेता हैं, उन लोगों को। जैसे एक उदाहरण के तौर पर तो हम आपको मुज़फ्फरपुर सीट का बता सकते हैं। मुज़फ्फरपुर सीट पर प्रोबेबली टक्कर जो है वो पहले से कड़ी टक्कर होती थी, राजद और भाजपा के बीच में। अब जो है वो जब मुज़फ्फरपुर सीट का इस बार जब चुनाव होगा तो इसमें प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भी होंगे एक, और शहर के नामी-गिरामी डॉक्टर हैं और अच्छी छवि है, तो उसकी वजह से बाकी दोनों की जो टक्कर थी, वो कांटे की टक्कर हो जाएगी फिर से कि इस बार कौन जीतेगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल है कहना। तो ऐसा और भी सीटों देखिए, पर होगा। ऐसा है कि पीके 5 नहीं 50 सीटें जीतें या कम करें, वो एक अलग वीडियो का विषय है कि कौन कितना कर सकता है। ये वीडियो इस पर था, दर्शकों, शुरुआत हमने ये की कि पीके को हम लोग केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं और पीके क्या करेंगे। इसलिए क्योंकि जब केजरीवाल आया था तो उस समय का माहौल याद कीजिए दोस्तों। उस समय दिल्ली में विदेशों से बहुतेरे लोग नौकरी छोड़-छोड़ के आए थे और सेम पैटर्न था। उस वक़्त हमारे जैसे लोग इक्का-दुक्का थे जो केजरीवाल को दिल्ली का ठग बोलते थे और हमें बड़ी गालियाँ मिली थी। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उस समय तो ख़ैर फेसबुक ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उसको अगर आप खंगालेंगे 11-12 साल पहले, 15 साल पहले, तो भी हमें गालियाँ पड़ रही हैं और हम केजरीवाल को गाली दे रहे होते थे। और आप देखिए कि अंततः जो केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को गाली दे रहा था, आखिरकार संविधान को बचाने उसी राहुल विंची के साथ उसके तलवे चाटकर एक साथ खड़ा हुआ। वापस बिहार पर आते हैं। पाव भर स्टार पवन सिंह राजग में आ गए हैं, एनडीए में। तो पाव भर स्टार के आने के बाद क्या होगा? पिछली बार आसनसोल से टिकट दिया था बजप्पा ने, भाग गए एक दिन बाद, फिर निर्दलीय लड़ लिए काराकाट से। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को क्या सब कहे नहीं कहे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कल देखा गया कि चरणों में झुके हुए हैं, गले से लिपटे हुए हैं। उसके तुरंत बाद अमित शाह से मिले, फिर दवा दुकानदार कैशियर जिनको देखकर मुझे याद आ जाती है, वो नड्डा जी से मिले। मतलब भाजपा के इतने खराब दिन आ गए हैं या पाव भर स्टार के इतने अच्छे दिन आ गए हैं, या क्या मतलब क्या चल कर रहा है? इसको देखिए, कैसे पाव कहा भर जाए? स्टार इसको जो होते कैसे हैं, समझा ये जाए? जो जितने भी पाव भर स्टार होते हैं, ये सभी पाव भर स्टार आपको भीड़ खींचने के लिए तो बहुत उपयुक्त होते हैं। अगर किसी इलाके में कह दिया जाए कि भाई फलाना कार्यक्रम है और उसमें पाव भर स्टार फलाना आ रहे हैं, खेसारी लाल आ रहे हैं और क्या नाम है, मोनालिसा आ रही है। नहीं, वो दूसरे स्टार हैं। पाव भर स्टार केवल पवन सिंह है। वही कहते हैं कि पाव भर एतइये से एहिजे से शुरू होला, एहिजे पे खत्म होखेला। लेकिन उ पाव भर तो काल कुशवाहा के छाती में भी ला गई यार। का हो पवन सिंह, ये का भइल? तो खैर आप उनके चालू रहिए, मैं उनके बीच-बीच उनके में उनके ऐसी टिप्पणी उनके करता रहूँगा। उनके उनके कुर्ते का जेब जो है ना वो ज्यादा बड़ा था, पाव भर जो है उसमें समा गया। तो कुर्ते का जेब बड़ा होना चाहिए। कुर्ते का मैं जेब चुप कितना बड़ा रहूँगा, है? मैं कुछ नहीं कुर्ते बोलूँगा। कुर्ते मैंने की ये बात जेब सुनी कितनी ही बड़ी नहीं। है? मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ ये सब बात। अब अब भाई देखिए, मान लीजिए कि देखिए, कई बार लोग पैसे के लिए बहुत सारे काम करते हैं। अब पैसे के लिए मान लीजिए कोई फ़िल्म में काम कर रहा है,
पैसे के लिए कोई मान लीजिए कि कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट में जा रहा है, इवेंट में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। आजकल तो आपको पता ही है कि चुनाव में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो लोग चुनावी रैलियां आयोजित करते हैं। पुराने जमाने में कार्यकर्ता लोग किया करते थे, आजकल तो इवेंट मैनेजर होते हैं जो कि चुनावी रैलियां मैनेज करते हैं। तो वो इवेंट मैनेजर जब चुनावी रैली मैनेज करेगा तो इवेंट मैनेजर वहां पर मनोरंजन के लिए भी तो कुछ ना कुछ लाएगा ही ना। अब आप आरजेडी की रैलियों को देखिए, आरजेडी की रैलियों में क्या होता है, नवादा वाले में आपने देखा ही, और भी सीतामढ़ी वगैरह वाले में आपने देखा ही, तो स्टेज पर पहले जो है वो कुछ युवतियां आती हैं, वो ठुमका उमका लगा रही होती हैं, लोग नोट वोट उछालते हैं, गमछा उमछा हिलाते हैं। एक तो गाना गाते हुए बड़े फेमस भी हुए थे, तेजस्वी सरकार आई हैं, फलाना रंगदार हुई हैं, और पूरा तेजस्वी के कट्टा वट्टा लहरा सरकार देते हैं। बनतो तो हम यादव रंगदार बनतो, जातिगत बात थी। आचार्य जी घालमेल मत किया कीजिए, इसी सब चलते आपको जनता ट्रोल करती है। आप घालमेल बहुत करते हैं जी। हाँ, तो अब भाई यादव रंगदार बनतो था, ये तो नहीं था, ठीक है। तो वैसा गाना सब चल रहा था, और ये सब जब हो रहा था तो ये देखिए कि ये भीड़ को अट्रैक्ट करने के ये सब तरीके होते हैं कि भैया लड़कियां बुला करके और उसको आप स्टेज पर नचा रहे हैं। तो अब लड़कियां बुला करके स्टेज पर नचाएं, ये तो भाजपा नहीं कर सकती ना। लेकिन लेकिन इसको फिल्म स्टार मास्टर स्ट्रोक भाजपा बताया जा कलाकार रहा है, देखिए, कहा जा रहा है आनंद जी। इसको देखिए, भाजपा जब इसको बताएगी तो बताएगी कि देखिए कला से हमारा जुड़ाव हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि युवा एवं कला संस्कृति विभाग जो है आजकल कितना सक्रिय हो गया है। जैसे ही भाजपा के एक नेताजी उसमें मंत्री हुए हैं, अब युवा विभाग के मंत्री जी जो है वो बिल्कुल श्वेत धवल केशी धवल दाढ़ी वाले दिखते हैं। ये क्यों दिखते हैं ये नहीं पता, लेकिन ठीक है, अब युवा विभाग के हैं, और युवा विभाग जो है वो अभी मंत्रालय देखिएगा तो रोज कोई ना कोई आयोजन कर रहा होता है हर दिन। नहीं, एक एक चीज यहाँ गौर करने की यह है कि इसको फिर से भाजपा के चाणक्य शाहजीवा का मास्टर स्ट्रोक भी बता दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शाहबाद की 22 सीटों पर बदल जाएगा गणित, पाव भर स्टार अब बदल देंगे गणित, कर देंगे चमत्कार। शाहजीवा से इसीलिए मुलाकात करवाई गई, और वो कैशियर साहब से भी इसीलिए, जो आजकल भाजपा अध्यक्ष हैं। पता नहीं क्यों उनको देखते ही मुझे दवा दुकान के कैशियर की याद आती है। हो सकता है। अब जैसा हमारे पड़ोस में भी एक मिठाई की दुकान वाला है जिसको देखते ही वो जो एसीपी प्रद्युम्न होते थे, दया दरवाजा तोड़ दो वाले, उनकी याद आ जाती है। तो हो सकता है चेहरे में कुछ मिलता जुलता रहा हो, लेकिन वैसे चरित्र में भी काफी कुछ वैसा ही मिलता जुलता सा है ना। पैसे बटोर करके गुल्लक में रखने, पैसे बटोर करके गुल्लक में रखने में, इस चलिए मामले में आप देखिएगा तो अब आप चरित्र भी अपना वैसा ही है। ये मास्टर स्ट्रोक को समझाते हुए थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। देखिए, मास्टर स्ट्रोक इस मामले में है कि भीड़ जुटाने में इस तरह के जो भी भोजपुरी कलाकार हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। भीड़ इनके पास इनके कार्यक्रमों में बहुत भारी जुटती है, और ये अगर कार्यक्रमों में आएंगे, रैलियों में आएंगे, तो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज जो होता है वो भाजपा के पास आ जाता है, और ऐसा कोई भी एडवांटेज विपक्षी दलों के पास बिहार में फिलहाल नहीं। पुराने दौर का अगर आप याद करेंगे तो कम्युनिस्टों ने जब कन्हैया कुमार को उतारा था, तो उस समय का आप याद करेंगे तो जितने भी बॉलीवुड कौन के बड़े कौन नाम थे कौन उनमें कौन से कई आकर कौन के यहाँ पर किसको प्रचार उतारा करते। था? किसको उतारा था? कन्हैया कुमार ही नाम था ना। अच्छा, वो जो लड़की छेड़ने वाला, जिसको हाँ हाँ दंड मिला था, फाइन हाँ फाइन हुआ था ना उसको 3। हाँ हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, वो वही। बेगूसराय से आके पिछली बार जो लड़ा था। हाँ अभी राहुल की नौकरी कर रहा है, लेकिन राहुल बा उसको भगा दिया है, तेजस्वी उसको भगाए हुए है। हाँ, नहीं, बिहार में उसको इसीलिए टपने नहीं दे इसीलिए रहा है। इसीलिए उस चुनाव का दौर हमने इसीलिए याद दिलाने की कोशिश की कि भाई आप लोगों को याद होगा कि उस चुनाव में उन रैलियों में या उसके प्रचार में भीड़ बहुत दिख रही होती थी, और लोगों को लग रहा था कि ये जीत जाएगा या ये फिर एकदम बिल्कुल क्रांति ला देगा और ये बिल्कुल सांसद हो गया। ऐसा लोगों को फील हो रहा था, फीलिंग आ रही थी। लोग ये नहीं समझ पाए कि वो सिर्फ उन कलाकारों को, फिल्म स्टारों को या मुंबई से आए हुए लोगों को देखने के लिए आई हुई है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी बात मान करके वोट दे देने में, या उसकी राजनीतिक समझ या उसकी सलाह मान लेने में कोई रुचि नहीं है। ये चीज लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन भीड़ जुटती है ये देख लिया था। तो वही सेम चीज जो है वो भाजपा ने इस बार जो है वो कॉपी करके इस्तेमाल कर ली। भाजपा वैसे भी कॉपी करने में बहुत माहिर है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जैसे गमछा हिला रहे थे, वैसे ही मोदी जी भी गमछा हिलाते हुए नजर आए थे।
अब तेजस्वी जैसे बड़े लोगों का तो छोड़िए, मेरे जैसे साधारण लोगों का आप देख लीजिए, मेरा जो प्रिंट है गमछे का, वही प्रिंट वाला आपको मोदी जी पहने नजर आ जाएंगे। कॉपी करने की जो ये आदत है भाजपा की, वो तो आपको पता ही है। तो भाजपा कॉपी करेगी, ये आप मान के चल सकते हैं। दर्शकों श्रोताओं, आज का ये वीडियो जरूर देखकर बताइएगा जरूर कि ये बातचीत कैसी लगी, क्योंकि हम दोनों ने आज जो बातचीत की है वह पहले से कॉन्स्पिरेसी के तहत एक खास शैली में की है। अगर ये शैली आपको पसंद आएगी तो आगे से हम ऐसी ही बातचीत करेंगे। लेकिन चलते चलाते एक दो बातें मैं अपनी तरफ से कह दूं। पहली बात, बिहार में हम अभी उस दौर पर नहीं पहुंचे हैं जब हम बताएंगे कि किस क्षेत्र से किसको वोट देना चाहिए। वो हम बिल्कुल आखिरी फेज में करेंगे। अभी तक हमारा जोर केवल और केवल इस पर है कि जंगल राज के लोगों को भगाओ और केजरीवाल द्वितीय के फंदे में ना आओ। आप कहेंगे ऑप्शंस क्या हैं? हाँ ठीक है, सम्राट चौधरी पर आरोप लग रहे हैं, बाकी चीजें हैं, होना चाहिए। उस हिसाब से तो राजनीति में बहुत शुचिता आनी चाहिए, लेकिन सरकार शुचिता बची कहीं कहाँ है। और देखिए एक बात यह भी है कि अभी देश जो है वह ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है, और ये पूरी प्रक्रिया की है यहाँ कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने। और ये बात मैं अपने एक बड़े भाई प्रवीण कुमार झा की उधार लेकर बोल रहा हूँ कि देश अभी सचमुच अराजकता, और आप क्या कहेंगे जब खुद राहुल विंची बोल रहा है कि हमने पेट्रोल छिड़क दिया है, आग लगाने की देर है, तो सोचिए ना, कभी पूर्वोत्तर में कुछ हो रहा है, कभी उत्तर पूर्व में कुछ हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, कभी उत्तराखंड में हो जा रहा है। बिहार अभी बचा हुआ है क्योंकि इलेक्शन का मामला चल रहा है, वरना बिहार में हमेशा होता है। और कल जब माँ की शोभा यात्रा निकलेगी, दशहरा का विसर्जन जुलूस निकलेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, जुलूस निकल गया, शोभा यात्रा जब निकलेगी माँ की, तो कुछ लोगों की भावना आहत न होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज महानवमी है, अपने आप को तैयार करें, संवर्धित करें। बिहार पर हम आपको ऐसी ताजा जानकारी लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। व्यालोक वाणी के ऊपर आपका जो स्नेह और प्रेम बरस रहा है, प्लीज उसको बरसाते रहिए, और थोड़ी सी लाइक्स की संख्या जरूर बढ़ाएं, क्योंकि उससे हमारी बातों को प्रचार और प्रसार मिलता है। आनंद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, एक छोटा सा विराम, उसके बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।